नमस्कार, मैं हूं अंशिता और आप देख रहे हैं DIV लाइव झारखंड। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं यश, और हम यहां कई खबरों के साथ हाजिर हैं आपके साथ एक बार फिर से। और सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त चल रही है झारखंड में वो ये कि सरकार गठन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, शपथ ग्रहण होने वाला। और खास बात है वो ये है कि महाराष्ट्र में भी चुनाव झारखंड के साथ ही हुए, वोटिंग भी झारखंड के साथ ही हुई, लेकिन जब नतीजे आए हैं और नतीजे के बाद से दोनों राज्यों की स्थितियां बिल्कुल अलग अलग हैं। क्योंकि झारखंड में अगर देखा जाए तो वहां पर इंडिया गठबंधन और JMM में सब कुछ ठीक चल रहा है, सरकार गठन की तैयारियां हैं, शपथ ग्रहण की तैयारियां हैं, मंत्रिमंडल भी लगभग तय हो चुका है, यानी सब कुछ ठीक है। लेकिन इधर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में उथल पुथल मची हुई है। ये तक अभी तय नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, जबकि झारखंड में मुख्यमंत्री का नाम भी तय हो चुका है। और सारी तैयारियों के बाद अब हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में कांग्रेस के साथ उनकी मुलाकात है और तमाम विपक्षी जो दल हैं उनके साथ मुलाकात है। जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं वो न्योता देने भी पहुंचे हैं। साथ ही अंदरूनी कई जानकारियां आ रही हैं जिसके बारे में हमारे सहयोगी यश जानकारी देंगे। क्या जानकारी है यश? धन्यवाद अंशिता जी। 23 नवंबर को दोनों ही राज्यों के, महाराष्ट्र के और झारखंड के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। लेकिन अब दिलचस्प वाकया देखिए, नतीजे आने के बाद का जो राजनीतिक घटनाक्रम है दोनों ही राज्यों में वो किस तरह से चल रहा है। एनडीए को जीत मिली महाराष्ट्र में, जिस दिन जीत मिली, जिस दिन नतीजे आए, नतीजे पूरी तरह से आए भी नहीं थे और जो 3 दल हैं महायुति के उनमें खींचतान शुरू हो गई। उसके ही जो नेता थे उन्होंने अपने शीर्ष नेताओं को CM पद का दावेदार बताना शुरू कर दिया था और वो खींचतान अभी भी जारी है। और आज खबर आती है कि 30 नवंबर को जो महायुति है वो अपने CM फेस का जो है नाम का जिक्र करेगी, नाम को साफ करेगी। वहीं आप देखें इंडिया गठबंधन की भी उस दिन जीत हुई झारखंड में और वहाँ सरकार बनाने की कवायद तेज हो चली है। शपथ ग्रहण कहाँ होगा, कब होगा, कौन कौन उसमें आमंत्रित होंगे, इन सब चीज़ों की तैयारी हो चुकी है, इन सब चीज़ों की घोषणा हो चुकी है। और इसी सिलसिले में कल रात को सोमवार को CM हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में आज उनकी बैठक प्रस्तावित है। अभी तक ये बैठक हुई नहीं है क्योंकि आज और भी कार्यक्रमों में जो जिनसे उनकी मुलाकात होनी थी, राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, उनके और भी प्रस्तावित कार्यक्रम थे। तो असंभावित है अंशिता जी कि आज शाम तक ये मुलाकात हो जाएगी। और इस मुलाकात में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, महासचिव कांग्रेस के KC वेणुगोपाल और सहित और जो तमाम नेतागण हैं वो सब बैठेंगे। और जो मंत्रिमंडल का जो बंटवारा होना है, किस विधायक को कौन सा पोर्टफोलियो अलॉट होना है, इस पर मंत्रणा की जाएगी, इस पर चर्चा की जाएगी। और जो 6:4:2 का फॉर्मूला है, जो रेशियो है, इस रेशियो में कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का बंटवारा किया जाएगा। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस कोटा जो है, कांग्रेस का कोटा है, RJD का कोटा है 6:4:2 के रेशियो में, इस पर चर्चा की जाएगी। और RJD के हैं सुरेश पासवान, जिनको हाल ही में कल की ये खबर है कि RJD के विधायक दल का नेता चुना गया। जी, क्योंकि इससे पहले 6, 4 और 1 का फॉर्मूला तय किया गया था। जी, इसको लेकर लेकिन अब माना जा रहा है कि जो सुरेश पासवान, जिनको RJD का विधायक दल का नेता चुना गया है, उनको एक मंत्री पद ज़रूर सौंपा जाएगा। तो शायद एक ही मंत्री बने RJD की तरफ से और शायद JMM के पक्ष में वो चली जाए। जो 2 था वो 2 का एक जो 1 है वो या तो कांग्रेस के खाते में चला जाएगा या JMM के खाते में चला जाएगा। इसकी पूरी तस्वीर जो साफ है वो जो है वो आने वाले समय में साफ होगी। तो माना तो ये जा रहा है कि RJD की तरफ से सुरेश पासवान जो है, इनका नाम साफ है मंत्री पद के लिए। वहीं कांग्रेस को 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं और जो 6 सीटें हैं, 6 से 7 मंत्री पद पोर्टफोलियो, और बाकी जो है वो JMM को मिल सकता है। जी। तो यहाँ पर ये तो हमने जान लिया कि कैसे इंडिया गठबंधन के घटक दलों में सामंजस्य के साथ ये बंटवारे किए जा रहे हैं कि किसको कितने मंत्री पद मिलेंगे, कौन सा विभाग किसे मिलेगा, ये भी अभी तय होना है। यानी सारी चीजें बहुत ही सही तरीके से चल रही हैं और जल्दी ही 28 तारीख जैसे कि तय हो चुकी है। हेमंत सोरेन ने ऐलान किया था 28 तारीख को शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा, जिसकी तैयारियां भी जोरों से हैं। तो क्या कुछ अपडेट है शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर यश? देखिए, कल ही हमने दर्शकों को बताया था कि राजधानी रांची का मोरहाबादी मैदान है, वहां शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहां पे जो मंच है वो सज चुका है और हाल ही में जो वहां के DM हैं, उन्होंने, रांची जो DM है, उन्होंने मुआयना किया शपथ ग्रहण से पहले, समारोह से पहले, पूरे कार्यक्रम जो वहाँ पे होने हैं उससे पहले उस मौके का मुआयना किया गया है। और उसके लिए जो संभावित आमंत्रित लोग हैं उनमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे, तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। लेकिन अब इसमें कल एक नाम जिसकी हमने चर्चा नहीं की थी क्योंकि उस नाम को लेकर तस्वीर साफ नहीं थी, लेकिन अब ये पक्का हो गया, ये साफ हो गया है कि
अखिलेश यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो ये एक अपडेट आया है इसको लेकर। तो यहाँ पर एक बात साफ है, जैसे कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर जेएमएम के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा और उसके बाद से जेएमएम सबको एक साथ लेकर चल रही है और ये लगातार देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अब ये तस्वीर भी साफ होगी कि अखिलेश यादव भी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा ममता बनर्जी का भी नाम चल रहा है और ये माना जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव उस कार्यक्रम में आ रहे हैं तो ममता बनर्जी भी कार्यक्रम में शामिल हो सकती है। यानी इंडिया गठबंधन एकजुट है और ये बात कई मौकों पर दिखाई दे रही है। ये सारी तैयारियां चल रही हैं और एकजुट होकर विपक्ष उन तमाम मुद्दों पर लगातार केंद्र सरकार को घेर रहा है, जिसके चलते नतीजा ये भी हुआ कि इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाई है जेएमएम में। अब वहीं इन सब के बीच में यानी विपक्षी गठबंधन की अगर बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो संविधान एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। लोकसभा चुनाव में संविधान के मुद्दे ने ही पूरी बाजी पलट दी थी। बीजेपी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई थी और इसी तरह हम अगर यहां पर झारखंड के चुनाव की बात करें तो यहां पर भी संविधान का मुद्दा सुर्खियों में छाया रहा। और अब जब चुनाव हो चुके हैं, चुनावों के नतीजे आ चुके हैं, सरकार की गठन की तैयारियां चल रही हैं, शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं, तो एक बार फिर से विपक्ष ने उस मुद्दे को जोरों से उठाना शुरू कर दिया है। और आज क्योंकि 75वां संविधान दिवस था, इसके उपलक्ष्य में संसद में भी एक कार्यक्रम हुआ जहां पर राहुल गांधी ने उस मुद्दे पर अपनी बात रखी। इसके अलावा तालकटोरा स्टेडियम में भी इसको लेकर एक कार्यक्रम हुआ संविधान दिवस को लेकर, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने, राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। और इसी तरह से अब कांग्रेस ने भी कुछ तैयारियां की हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं यश, जानकारी दीजिए। देखिए, जैसा आपने अभी जिक्र किया, लोकसभा चुनाव के समय से ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संविधान को लेकर जो है आवाज़ मुखर करते रहे। उनकी आप रैलियां देखेंगे लोकसभा चुनाव के दौरान से, तब से वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान की बात करते आ रहे हैं। और उसके बाद जो तमाम विधानसभा चुनाव हुए वहाँ भी संविधान का मुद्दा लेकर राहुल गांधी लगातार गए हैं। लगातार इंडिया गठबंधन भी संविधान को लेकर अपने मन से बात करता रहा है। वहीं अब बात करें तो आज संविधान दिवस है, आज 75वां संविधान दिवस है और संविधान को अंगीकार किए हुए हमें 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और चूंकि संविधान का मुद्दा इतना बड़ा बन गया था लोकसभा चुनाव के दौरान कि उसने एनडीए को ऐसा डेंट दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, खुद बीजेपी वालों को ये उम्मीद नहीं थी। तो ये जो डेंट मिला है और ये जो लोगों ने जन समर्थन दिखाया, जो जन समर्थन मिला है इंडिया गठबंधन को संविधान के मुद्दे पर, तो इंडिया गठबंधन इस संविधान के मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहती है। वो जानती है कि बीजेपी जो है, जैसे आरोप लगाती है इंडिया गठबंधन कि बीजेपी लगातार संविधान को तार तार करने की कोशिश कर रही है। और हाल ही में हमने देखा था कि बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाए थे कि आप जो अपनी सभाओं में संविधान दिखाते हैं वो अंदर से खोखली है, खाली है, सफ़ेद पन्ने हैं, कोरे पन्ने हैं, इस तरह के आरोप लगे थे। जिस पर पलटवार करते हुए यही कहा था राहुल गांधी ने कि अगर पीएम मोदी ने एक बार संविधान को खोलकर पढ़ लिया होता तब आपको पता चलता कि उसमें क्या लिखा हुआ और उसके अनुसार आप काम करते। आपने नहीं पढ़ा है, इसलिए आप संविधान को तार तार करने का काम कर रहे हैं। तो ये उन्होंने कहा था। तो आज 26 नवंबर से 26 जनवरी तक ये 60 दिन होते हैं कुल। इस अवधि में कांग्रेस जो है संविधान रक्षक अभियान चलाएगी पूरे देश में। और इसी के साथ साथ झारखंड की बात करें तो झारखंड की जो कांग्रेस है उसने भी इस मुहिम को चलाने का फैसला किया है। और ये डोर टू डोर कैंपेन होगा। इसमें छोटी छोटी समितियां बनाई जाएंगी जो कांग्रेस के ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं, ये सब डोर टू डोर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और बताएंगे कि संविधान की महत्ता क्या है और बीजेपी किस तरह से इसको डिमोलिश करने की कोशिश कर रही है, संविधान के नियमों को तोड़ने मरोड़ने की काम कर रही है। और इसके साथ ही साथ 3-4 ऐसे मुद्दे भी हैं जिनको लेकर जो कांग्रेस है वो लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। वो मुद्दे क्या क्या हैं वो हम दर्शकों को एक बार बताने का काम करते हैं। देखिए, पहला है मुद्दा कि बीजेपी द्वारा भेदभाव को प्रदर्शित करने वाले आंकड़े जो हैं, जो बीजेपी भेदभाव वाले आंकड़े प्रदर्शित करती है, उसको लेकर जनता को सचेत किया जाएगा। हाल ही में झारखंड में देखा गया कि जो पुराना सेंसस था, 1991 का सेंसस देखें, 2011 का सेंसस देखें, तो वो कैटेगराइज हो गया था। उसमें जो हिंदुओं की संख्या है वो कम होती चली गई थी। उसको लेकर कह रहे थे वो कि हिंदू खतरे में हैं, हिंदू संख्या कम हो गई है, घुसपैठिए बढ़ गए हैं। तो ये आंकड़ा जो है, जिसको नहीं पता होगा वो तो झांसे में आ जाएगा बीजेपी के कि हाँ बीजेपी सही कह रही है। लेकिन ये जो गलत आंकड़े पेश कर रही है बीजेपी और लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, इसको लेकर लोगों को सचेत करने का काम करेगी कांग्रेस इंडिया गठबंधन इस संविधान मुहिम में। वहीं दूसरी बात करें तो बीजेपी के शासनकाल में उत्पन्न आर्थिक असमानता जो है उसको लेकर भी सचेत करने का काम करेंगे इस अभियान में। सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग से अवगत कराएंगे। ये हमने ये जो एपिसोड है ये कई बार देखा है,
कई बार आप दिल्ली में देखें, आप झारखंड में देखें और भी तमाम राज्यों में देखें, जो सरकारी एजेंसियां हैं वो एक तरह से कठपुतली की तरह काम करती हैं बीजेपी की। और हाल ही में हमने देखा था, चाहे दिल्ली की बात करें, दिल्ली के सीएम को जेल में डालकर उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, अरविंद केजरीवाल को। वहीं अब झारखंड की बात करें तो झारखंड की तो हमने चर्चा की ही है इस कार्यक्रम में कई बार कि सीएम हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाले के आरोप में जेल में डालकर उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई थी। और चंपई को अपने पाले में ले भी लिया, पर लुइस मरांडी को इन्होंने लेकर वो एक तरह से टिट फॉर टैट का काम किया। और इस दौरान बीजेपी की ये गलती बूमरैंग का काम कर गई उसके ऊपर। और इस दौरान कल्पना सोरेन का उदय हुआ और कल्पना सोरेन ने पार्टी को टूटने नहीं दिया जब तक हेमंत सोरेन जेल में रहे। उन्होंने इस पार्टी को संभाल के रखा। तो बीजेपी की ये जो रणनीति है कि एक तो जिसके साथ गठबंधन करेगी उसको चट कर जाएगी, उसको खा जाएगी। एक तरह से कहते हैं कि जिसके साथ भी गठबंधन करती है बीजेपी, उस पार्टी को दीमक लग जाता है और धीरे धीरे वो उसको खा जाती है। वहीं जो विपक्षी दल हैं उनको वो इस तरह से जोड़ तोड़ करके, उनके पास कोई इस तरह के बैकडोर प्लान्स होते हैं कि इसके जो शीर्ष नेता हैं उनको जेल में डाल दिया जाए और उनको जेल में डालने के बाद जो इसके बाकी जो शीर्ष नेता बच जाते हैं, बाकी जो और नेता हैं नंबर 2 नंबर 3, उनको किसी ना किसी तरीके से हम लोग कोई लुभा कर, कोई ऑफर देकर या किसी भी तरीके से तोड़ने का काम करें। तो इसको लेकर भी जो है ये इसी स्क्रिप्ट पे जो बीजेपी बार बार काम करती है, इसको लेकर जो इंडिया गठबंधन है वो सचेत कराने का काम करेगा लोगों को। एक और इसमें आखिरी चीज़ है कि जातिगत जनगणना, राहुल गांधी अगर संविधान की बात करते हैं तो साथ ही साथ जाति जनगणना की भी बात करते हैं और मुखर होकर ये कहते हैं कि जाति जनगणना होकर रहेगी। जो 50% का जो बैरियर है उसको हम तोड़ कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। हम संसद में ये मुद्दा ज़रूर उठाएंगे और जाति जनगणना करवा कर रहेंगे। ये राहुल गांधी बार बार कहते रहे हैं। इसी को लेकर अब इंडिया गठबंधन जो है इस संविधान रक्षक सम्मेलन में, इस संविधान रक्षक अभियान में जाने वाला है। जातिगत जनगणना का समर्थन प्लस आरक्षण प्रणाली पर बीजेपी के भेदभावपूर्ण रवैया। बीजेपी ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया है कि वो जो जातिगत जनगणना है, जो आरक्षण है, उस पर उसका क्या स्टैंड है। वो तो इसको लेकर भी जो है इंडिया गठबंधन अपनी इस यात्रा में जाएगा और लोगों से बात करके उन्हें इन मुद्दों को लेकर सूचित करेगा और सचेत करेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो ये जो अभियान मतलब जो शुरू किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से देशव्यापी, और जेएमएम मतलब ये अगर हम झारखंड की बात करें तो वहां पर भी इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। साफ है कि इस तरह से एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। और अब इसी सबके बीच में जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव ने भी बीजेपी और केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, कई सवाल खड़े किए हैं और उसमें भी उन्होंने जातिगत जनगणना का मुद्दा भी उठाया है। तो क्या कुछ जानकारी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने बाकायदा क्या कुछ बोले हैं, बताइए। जी, सुप्रियो भट्टाचार्य जेएमएम के केंद्रीय महासचिव हैं। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अंशिता जी, और इन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर सबसे पहले तो बीजेपी को घेरा, केंद्र सरकार को घेरा और इसके साथ ही साथ जो है जो जनगणना होनी है, एक तो जनगणना डिले हो गई, 2011 में पिछली जनगणना होती है और उसके बाद संभावित होती है कि 2021 में होगी, लेकिन कोविड का और तमाम मुद्दों का हवाला देते हुए ये जनगणना टलती जाती है। फिर जो है चुनाव हो जाते हैं, इस दौरान ये जो जनगणना टलती जाती है। लेकिन अब केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया है कि अगले साल 2025 में जनगणना करवाई जाएगी। इसको लेकर इन्होंने आशंका जाहिर की है, अंशिता जी। इन्होंने कहा है कि ठीक है, सरकार जनगणना तो कराएगी। पहली बात है, जातिगत जनगणना को लेकर सरकार ने स्टैंड क्लियर नहीं किया है, जनगणना करवाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा है कि उसमें परिसीमन भी होना है और जब परिसीमन होगा तो जो आरक्षित सीटें हैं, जो आरक्षित वर्ग की सीटें हैं, उस पर आशंका जताई जा रही है कि ये सीटें कम हो जाएंगी। और इनका सीधी ये चेतावनी है बीजेपी को, केंद्र सरकार को, कि अगर ये आरक्षित सीटें परिसीमन के बाद कम होती हैं तो ये सही नहीं होगा। यानी खुली चुनौती दे दी है कि अगर आप ये काम करते हैं, आदिवासियों की सीटें कम करते हैं परिसीमन में, तो फिर जो जेएमएम है इसका करारा जवाब देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे जेएमएम की तरफ से उठाए गए हैं और ये बात है, इससे एक बात पता चलती है कि जेएमएम ने चुनाव जीत लिया है, उसके बाद अब सरकार भी बनाने जा रही है झारखंड में, एक बार फिर सत्ता में वापसी की। और ये बहुत बड़ी बात है, अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ा है जेएमएम ने, क्योंकि अभी तक झारखंड का गठन जब से हुआ है उसके बाद से कभी भी किसी सरकार ने रिपीट नहीं किया था। तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ये एक अपने आप में एक बड़ी जीत है, बड़ी बात है। और इसी बीच अब
चुनाव जीतने के बाद भी, नतीजे आने के बाद भी, सरकार बनाने के बाद भी जेएमएम शांत नहीं बैठने वाला है और कई मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा वो खोले रखेगा। ये बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहीं ना कहीं साफ हो जाती है। इसी तरह अब कई और भी मुद्दे हैं जिनको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गंभीर आरोप लगाए हैं केंद्र सरकार पर। उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि जो योजनाएं चलाई जा रही है राज्य सरकार की तरफ से महिलाओं की सुविधा के लिए, उसमें अब केंद्र सरकार अड़बंगा लगा रही है। यानी वो सरकार को आने से नहीं रोक पाई तो अब वो ऐसे परेशान करने की कोशिश करी। इस तरह का गंभीर आरोप जेएमएम की तरफ से लगाया गया है। क्या है पूरा मामला, यश बताइए। देखिए, अब महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा सचिव है मनोज कुमार, इन्होंने एक बयान दिया, इन्होंने एक स्पष्टीकरण दिया है और एक जानकारी भी दी है। इसको खुद सीएम के ट्विटर हैंडल ने पोस्ट करके सभी राज्यवासियों को जानकारी दी है कि जो मैया सम्मान योजना है, इसकी राशि जो बढ़कर 2500 होने वाली है, उसके प्रक्रिया जो होनी है, जो विभागीय प्रक्रिया होनी है राशि को बढ़ाने की, वो प्रक्रिया अभी से शुरू की जा चुकी है। यानी नवंबर माह पूरा नहीं हुआ है, लेकिन नवंबर की किस्त जा चुकी है और अगले महीने से ये जो रकम है ये बढ़ जाएगी और इसको बढ़ाने की जो कवायद है वो तेज़ हो चुकी है, प्रक्रिया फाइल आगे बढ़ चुकी है। एक तरह से ये सूचित किया गया आसान शब्दों में। लेकिन इसके साथ ही साथ ये जानकारी भी दी है मुख्य सचिव ने कि 3 ऐसी योजनाएं हैं। एक राज्य सरकार चलाती है यूनिवर्सल पेंशन योजना, ये राज्य सरकार चलाती है, पेंशन योजना है, झारखंड की अपनी योजना है। इसमें नवंबर तक का जो भुगतान होना है, जो पेंशन जानी है, वो लाभार्थियों को मिल चुकी है, पेंशनरों को मिल चुकी है। लेकिन इसके अलावा 2 केंद्रीय योजनाएं भी हैं जो झारखंड में इस समय संचालित हैं। पहली योजना है इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना और दूसरी है इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना। तो इसके तहत जो है, इसमें एक भाग जो होता है राशि का, पेंशन का, वो राज्य सरकार देती है और जो एक दूसरा भाग होता है वो केंद्र सरकार की ओर से आता है, तब जाके ये मिलकर भुगतान के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से जो भुगतान राशि आनी थी वो अभी तक मुहैया नहीं करवाई गई है और इस वजह से इसका जो आखिरी भुगतान हुआ था वो सितंबर में ही हुआ था। उसके बाद से आप देखिए अक्टूबर बीत गया, नवंबर समाप्त होने को आ गया है, दिसंबर शुरू होने वाला है, लेकिन पिछले 2 महीने से जो भुगतान है अक्टूबर का और नवंबर का, ये नहीं किया गया है। तो केंद्र सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार जो है दोहरा रवैया अपना रही है झारखंड के लोगों के साथ। अगर झारखंड के लोगों ने जनादेश नहीं दिया तो क्या आप उनको, उन वृद्धों को, उन पेंशनरों को, उन विधवाओं को क्या आप लाभान्वित नहीं होने देंगे? कौन सा वो आपके मित्रों अडानी की तरह, अंबानी की तरह लाखों करोड़ रुपए मांग रही हैं? ये छोटी सी राशि होती है, उससे वो घर का ही काम करेंगी, लेकिन वो भी आप देने को तैयार नहीं है। ऐसा ही कुछ आरोप हाल में लगा था कि 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया है। इसको लेकर हेमंत सोरेन ने चिट्ठी लिखी थी। डीबी लाइव के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में हेमंत सोरेन ये कहते हुए सुनाई दिए थे कि अभी हाल ही में मैंने एक और चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को। लेकिन ये एक दोहरा रवैया अपना रहे हैं और झारखंड के लोगों के साथ, चूंकि यहाँ इनकी सरकार नहीं है, तो यहाँ ये जो लोग हैं उनको लाभ देने में आनाकानी कर रहे हैं, अड़ंगा लगा रहे हैं और किसी तरह से जो सुचारू रूप से, सुगम रूप से योजनाएं क्रियान्वित होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं होती दिख रही है। तो सीधा आरोप ये इस मुख्य सचिव ने ये लगाया है कि हमारी जो योजना है, एक तो संचालित हो रही है, दूसरे की राशि बढ़ा दी गई है, उसकी कवायद भी तेज़ है, लेकिन केंद्र की जो योजना है पेंशनरों की, उसको लेकर जो है केंद्र सरकार कहीं ना कहीं राशि निकाल नहीं रही है, प्रोसेस नहीं कर रही है और उसकी वजह से जो लाभार्थी हैं उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 2 महीने से उनके खाते में पेंशन नहीं आई है, तो उन्हें कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा, ये सरकार को समझना होगा। तो यहाँ पर केंद्र सरकार बुरी तरह से घिरे हुए नजर आ रही है और एक बार फिर ये गंभीर आरोप उस पर लग गए हैं कि शायद इसीलिए मोदी सरकार चाहती है कि डबल इंजन की सरकार आए, जिससे वो काम करे या ना करे लेकिन बात निकलकर बाहर नहीं आए। और अगर गैर शासित राज्यों के साथ वो ऐसा करेगी, उनको काम नहीं करने देगी, तो जाहिर तौर पर राज्य सरकारें उसके खिलाफ, यानी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगी, मुद्दे बाहर निकल कर आएंगे और इससे केंद्र सरकार की छवि खराब होगी। और शायद इसी वजह से वो सभी जगहों की सरकारें गिराना चाहती है, जो भी गैर शासित राज्य हैं वहां पर सरकार गिराने की कोशिश करती है, जिससे उनकी सरकार आ जाए और फिर दोनों के मिली भगत से सरकार चलती रहे और काम होता रहे। तो इस तरह से यहां पर एक बात साफ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में आ गया है और उसने ये साफ कर दिया है कि आगे के 5 साल केंद्र सरकार के लिए कितने टेंशन भरे होने वाले हैं, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो वादे किए हैं अपनी जनता से, झारखंड की जनता से, आदिवासियों से, दलितों से और ओबीसी समुदाय से या दूसरे
दूसरे किसानों से ये सारे जो वादे हैं वो उनको पूरा करेगी। जो महिलाओं से वादे किए हैं, जो वृद्ध लोगों से वादे किए हैं, जो विधवाओं से वादे किए हैं, वो सारे वादों पर वो खरी उतरेगी। ये बात अभी मतलब सरकार गठन नहीं हुआ है, उससे पहले से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से काम पर लग गए हैं लोग, और उसी का नतीजा है ये जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा गया है। तो यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका यश, इतनी अच्छी जानकारी मुझे और मेरे दर्शकों को देने के लिए। इसी के साथ बने रहिए हमारे